हेलो स्टूडेंट्स, अब तक आपने आखिरी दाव सीरीज के सारे वीडियोस देख लिए होंगे दोस्तों। अब हम आखिरी दाव सीरीज के आखिरी पड़ाव पे हैं। अब हमने आखिरी दाव सीरीज में अब तक 2022 के री एग्जाम्स के क्वेश्चंस, ओवरसीज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी है क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। 2022 का एक पेपर और बाकी था, 2021 के क्वेश्चंस और 2020 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। लेकिन इस बार हमने कुछ अलग किया है। इस बार हमने क्या किया, बिकॉज जैसा कि हमने देखा कि एक चैप्टर जो है जिसका काफी ज्यादा वेटेज है नीट के पेपर में, वो चैप्टर कौन सा है दोस्तों? रे ऑप्टिक्स। हाँ दोस्तों, रे ऑप्टिक्स चैप्टर का नीट में काफी वेटेज है। हर साल उसके 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को काफी डिफिकल्टी भी आती है रे ऑप्टिक्स चैप्टर में। तो इस बार मैंने क्या किया है कि रे ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चंस जो है 2020, 2021 और 2020 के पेपर्स में आए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में वेव ऑप्टिक्स, जिसका वेटेज जो है काफी कम मैं मानूंगा, क्योंकि हर साल अगर मैं इसके ट्रेंड को देखूं तो वेव ऑप्टिक्स में से एक ही क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए आपको मेजरली इस वीडियो में रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे एंड देन 2-3 क्वेश्चंस आपको वेव ऑप्टिक्स के भी मिलेंगे। इस तरह से हम रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स पूरे ऑप्टिक्स सेशन, पूरे ऑप्टिक्स को जो है हम इजीली जो है रिवाइज कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, काफी फेमस, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आपको मिलेंगे रे ऑप्टिक्स चैप्टर से। देखिए क्या दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन में आई होप आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहां पर ये लाइट जो है डायरेक्टली हिट कर रही है। तो वी कैन से दैट कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ मेजर किया जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया जाता है नॉर्मल के साथ। तो जब हमने यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया होगा तो नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है? 0, क्योंकि ये लाइट जो है सरफेस के क्या है, देखिए दोस्तों, परपेंडिकुलर आ रही है। क्लियर है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा? 0 होगा। फ्रॉम स्नेल्स लॉ आप बोल सकते हो। तो यहां पे हमने एक और चीज बोल दिया है कि R1 भी आपका क्या हो गया है? 0। अब दोस्तों इस प्रिज्म में आपको दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिखाई दे रहे हैं। एक ये रहा सरफेस 1, दूसरा ये रहा सरफेस 2। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलेंगे? आप में से बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर यहां एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होगा। जी नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री नहीं होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा कौन से दो सरफेस हमें लेने हैं जिनसे लाइट जो है क्या कर रही हो, रिफ्लेक्ट कर रही हो। जैसा कि आपने देखा होगा यहां से आ रही है, हिट कर रही है और इस वाले सरफेस से भी लाइट रिफ्रैक्ट करेगी। तो ये एक सरफेस है, एक सरफेस ये है। इन दोनों सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में कौन सा एंगल दिखेगा? ये रहा वो एंगल। और ये एंगल कितना होगा माय डियर? ये एंगल होगा आपका, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा? ये एंगल 30 डिग्री। तो कैन आई से दैट ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड, यहां पर हमें निकालना क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंसी, ये निकालना है। तो यहां से लाइट आई, आप देख पा रहे होंगे ये रिफ्लेक्ट कर रही है और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 रहेगा। तो ये लाइट सीधी आ जाती है, सीधी आके दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हिट करती है। हमने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इस नॉर्मल के साथ में ये एंगल हमने बोल दिया कितना है? R2। एंड देन उसके बाद में यहां से ये रे इमर्जेंट हो जाती है, तो हमें ये E निकालना है। माय डियर, आपने प्रिज्म के अंदर एक फॉर्मूला याद किया होगा, A इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 तो फर्स्ट वाले का रिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया, R2 जो है सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल हो गया है। तो दिस R1 प्लस R2 इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस क्वेश्चन में हमने R1 प्लस R2 इक्वल टू A किया। A का वैल्यू हमने डाला कितना है? 30। हमें पता है R1 कितना है? 0। वहां से हमें R2 कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। R2 मिल गया है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे।
स्नेल्स लॉ क्या होता है हमें आप सब लोगों को पता होगा, 1 म्यू टू इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई होप सबको ये फॉर्मूला पता होगा। जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है, वन से टू मीडियम में जा रही है, लाइट कहां से कहां तक जा रही है, वन टू मीडियम टू में जा रही है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। आप बोलेंगे म्यू टू साइन आर इक्वल टू म्यू वन साइन आई। यहां फर्स्ट मीडियम कौन सा है, ये ग्लास हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखिए आप स्नेल्स लॉ देखिए, म्यू टू जो है यहाँ पे ध्यान से देखना है, वन से किधर जा रही है, टू में जा रही है, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू टू साइन आर इक्वल टू म्यू वन साइन आई। तो अब यहां पर ध्यान से समझे, इस पर्टिकुलर केस में देखिए क्या लिखा हुआ है। अब हमारे यहां पर जो है ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या हो रहा है, आपका R2 है, तो मैंने यहां लिख दिया है R2। म्यू वन कितना होगा इस केस के अंदर, म्यू वन जो है हमारा, ये देखिए इस मीडियम की बात हो रही है, ये हो गया √3। और साइन आई कितना होगा इस केस में, साइन आई जो है वो हमारा, सॉरी साइन आई जो है माय डियर वो हमारा क्या है इसके अंदर, साइन आर जो है यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे ई लिख दीजिए, और साइन आई कितना हो जाएगा R2। ठीक है, और म्यू टू जो है सेकेंड मीडियम कौन सा, एयर, इसको आप कितना ले लीजिए, 1 ले लीजिए। तो आपका इक्वेशन मिल जाएगा 1 इंटू साइन आई इक्वल टू √3 इंटू साइन R2। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, R2 का वैल्यू 30 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन ई मिल जाएगा। जो साइन 30 का वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 और साइन ई। और आप सब लोगों को पता है √3/2 वैल्यू किसका होता है, 60 डिग्री का होगा, तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने दो कॉन्सेप्ट यहां पर जो है इससे रिवाइज किए हैं। एक तो प्रिज्मा एंगल इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, और दूसरा क्या था, 1 म्यू टू इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, और दैट इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये सेंस हमारा स्नेल्स लॉ है। और लाइट इस केस में कहां से कहां तक जा रही है, 1 से 2 मीडियम में। हमारे इस केस में 1 मीडियम कौन सा है, ग्लास लिया इस सरफेस के लिए, और 2 कौन सा हो गया, एयर हो गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया हुआ है, अ कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद द डिस्टेंस डी बिटवीन देम। मतलब हमने क्या किया है, दोनों लेंस को सेम एक्सिस पर रखा और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी आ गया है। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए, मतलब ए के ऊपर लाइट गिर रही है, ठीक है, एंड लीव्स बी एज अ पैरेलल बीम, बी से भी कैसे निकल रही है, पैरेलल ही निकल रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया और हमें वो डिस्टेंस डी निकालना है। पहला क्वेश्चन यहां पे सीखने वाला, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। याद रखने की बात, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव, कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। क्लैरिटी है, दिल में बैठ चुका है। क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हिट कर रही है, उसके आगे हमने क्या रखा, कॉनकेव लेंस लगा, उससे हिट करके, उससे स्ट्राइक करके जो रिफ्लेक्टेड रेस निकल रही है वो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही है। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त, वो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही है। तो माय फ्रेंड्स हमें निकालना है डी। तो सबसे पहला काम, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब किसी लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे अगर वो स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्रैक्ट होके जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और उस फोकस की, उसके प्रिंसिपल एक्सिस से, उसके फोकस की, उसके पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो माय डियर ये कहां कन्वर्ज करेगा, इसके फोकस पे कन्वर्ज करेगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं, कहां कन्वर्ज करेगा, इसके फोकस पे कन्वर्ज करेगा। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है हम सब लोगों ने बोल दिया है कि सर जी ये डिस्टेंस जो है कितना होगा, जो इस लेंस का जो है फोकल लेंथ है, जो कितना दिया है क्वेश्चन में 20, तो ये 20 लिख दिया हमने। बेहतरीन। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये
कि जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनी है वो कॉनकेव लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे उसको। किसकी तरह ट्रीट करेंगे? ऑब्जेक्ट की तरह। मतलब कॉन्वेक्स की इमेज इस कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगा? अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने इसको एज ए ऑब्जेक्ट यहां रखा। फिर अब इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा यहां पे आप देखेंगे। अब ये देखो इमेज इसकी है लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रही है। इससे इंसिडेंट रे आई यहां हिट की और हिट करके स्ट्राइक करके जब वो रिफ्रैक्ट हो रही है तो हम क्या देख पा रहे हैं? वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। तो अब याद करो वो नोट कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखता हूं? फोकस पे रखता हूं और फोकस के पे रखने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर वो जो हमारे रेज है वो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो जाए किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है? फोकस पे। तो कैन आई से दैट कि अब हम बोल सकते हैं जो इसकी इमेज है और जो इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रही है वो इसके फोकस पे रखा हुआ है, मतलब F2 पे। तो कैन आई से दैट दिस डिस्टेंस इज कॉनकेव का फोकस, और कॉनकेव का फोकस कितना है? फोकल लेंथ कितना है? 5। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज 20, दिस इज 5। तो माय डियर ये कितना होगा? 20 में से 5 को माइनस कर कितना मिलेगा? 15। सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस डी कितना हुआ? 15। आई होप क्वेश्चन की क्लैरिटी निकल रही। बड़ी यहां पर एक जबरदस्त बात सीखने को मिला है दोस्तों। वो जबरदस्त बात यह है कि अगर आप इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस पे कन्वर्ज होगी। ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी जो रेज है वो रिफ्रैक्टेड रे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब आपका उसका इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। सिंपल सी बात है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था ये, देखिए नीट के एग्जाम में। लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, यहां पर ध्यान देना है किस पे फोकस करेंगे? फोकल लेंथ लार्ज है। अपर्चर भी लेंस का लार्ज है। अपर्चर किसको बोलते हैं? मान लीजिए अगर ये लेंस है हमारा तो ये जो है यहां से यहां तक इसको इफेक्टिव डायामीटर बोलते हैं और क्या बोलते हैं? इसको अपर्चर बोलते हैं। इज बेस्ट सुटेड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मतलब आपके लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसके लिए ये दोनों कंडीशन है। लार्ज फोकल लेंथ है, लार्ज अपर्चर है, तो वो बेस्ट है उसके लिए। तो ये यहाँ पर 2-3 हमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है या तीनों ही ऑप्शन ऊपर के सही है ये चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से रिलेटेड 2 फॉर्मूले आते हैं, क्योंकि जब मैं ऑप्शन पढ़ता हूं ना, ऑप्शन क्या दिया? लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी। दूसरा ऑप्शन लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव एंश्योर अ बेटर लाइट गैदरिंग पावर। तीसरा है लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स अ बेटर रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग की बात हो रही है, रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड बात हो रही है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या, फॉर्मूला क्या है। तो मुझे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला जो है दोस्तों याद होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स वो फॉर्मूला है रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू A upon 1.22 lambda, where A is aperture of objective lens, lambda is wavelength of light. क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन में बोला है लार्ज अपर्चर, मतलब A का वैल्यू हाई है और आपको खुद को दिख रहा है कि अगर मैं A का वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो सिंपल सी बात है रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज होगी। रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो रही है मतलब आप सोचो कि आप कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं देन उसको आप जूम करते हैं, जितना ज्यादा जूम इन होगा उतना ही ज्यादा पिक्चर की क्वालिटी अच्छी है, ऐसा हम मानते हैं, बरोबर। तो रिजॉल्विंग पावर जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही बेटर रिजोल्यूशन हमें मिलेगा, उतना ही उस इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। जितना ज्यादा ए होगा, ए मतलब इफेक्टिव डायमीटर उस लेंस का, मतलब उतना ही बड़ा वो लेंस होगा। लेंस बड़ा होगा, लेंस का एरिया बड़ा होगा, तो सिंपल सी बात है एक तो ये लेंस है एक ये लेंस है, किसका एरिया ज्यादा है? इसका एरिया ज्यादा है, इसका मतलब इसका अपर्चर ज्यादा है, इसका मतलब इस पे ज्यादा लाइट जो है क्या होगी? स्ट्राइक कर सकती है, ज्यादा लाइट को ये गैदर कर सकता है। तो मुझे तो तीनों ही पॉइंट सही लग रहे हैं।
इसका मतलब इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। क्या है इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। क्लैरिटी आ चुकी है? थोड़ा सा जोश में रहना है ना, ध्यान देते रहना है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप फोकस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है? पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। वाजिबा, मतलब ये हमने क्या किया है? कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। उसके बाद में क्या किया हमने? फोकल लेंथ, और हाँ जी हाँ, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर। लेंस, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ किस में होगी? पॉजिटिव में। इसमें किसी को दर्द होना नहीं चाहिए। इफ द प्लेन मिरर वर पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसी के जस्ट सामने हमने क्या रख दिया? प्लेन मिरर। ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, फेवरेट है। चाहे जेई वाले हो चाहे नीट वाले हो, वो कोशिश करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन दे। हम लोग वो लेंस मिरर को साथ में घुसा के देने की कोशिश करते हैं, पर हमें घबराने की जरूरत नहीं। हमारा फंडा क्लियर है कि भाई पहले लेंस पे जाएगी, लेंस से क्रॉस करेगी तो लेंस की जो इमेज बनेगी वो मिरर के लिए क्या हो जाएगी? एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी। ठीक है, देन उसके बाद में क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर एक्स, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, हमें बताना है कि फाइनल इमेज कहां बनने वाली है। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ये जो हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसका इमेज निकालना जरूरी है, इमेज डिस्टेंस निकालना जरूरी है, क्योंकि इसका इमेज मिरर के लिए किसकी तरह ट्रीट होगा? ऑब्जेक्ट की तरह। तो पहला काम करते हैं, इमेज डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम दी कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको लेंस मेकर इक्वेशन तो सबको पता ही होगा, क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये इक्वेशन पता है हम लोगों को, यही इक्वेशन का हम यूज करने वाले हैं। गिवन डाटा देखते हैं, गिवन डाटा देखते हैं तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। माय डियर, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल होगा, डिस्टेंस मेजर करना है। ऑब्जेक्ट से क्या आती है? इंसिडेंट रे। साइन कन्वेंशन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, हमारा क्लियर कट है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। भैया ऑब्जेक्ट से आएगी इंसिडेंट रे, हमें डिस्टेंस को कहां से मेजर करना है? पोल से। पोल कहां होगा? ये लो भैया, लेंस में तुम्हारे पी। कहां से मेजर करना है? पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूं, ऐसे डिस्टेंस मेजर करूंगा। ये रही मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की डायरेक्शन देखो ध्यान से, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है या उसके ऑपोजिट? मुझे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट दिख रही है। ऑब्वियसली इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होगी ना, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलेगी तभी तो वो लेंस पे जाके हिट करेगी। इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन दिख रही है, क्योंकि मैंने कहां से मेजर करना चालू किया है? पोल से। कुछ भी हो जाए, सारी डिस्टेंस को पोल से ही स्टार्ट करना है मेजर। पोल से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट की तरफ गया, इसको और इसको देखा, ये दोनों एरो अपोजिट दिख रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेना है? नेगेटिव। इसीलिए मैंने यू को क्या लिया? -60, नेगेटिव में लिया। फिर दूसरा देखिए, मैंने फोकस को पॉजिटिव में लिया, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप ये देखिए, यहां से इंसिडेंट रे आएगी, यहां कन्वर्ज होगी तो कहां होगी? फोकस पे। तो आप ये देखिए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो ना पोल से, देखो पोल से आप फोकस की तरफ गए, तो ये जो फोकल लेंथ की डायरेक्शन और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए क्या आएगा? ये फोकल लेंथ पॉजिटिव में। फिर हमने ये फॉर्मूला यूज किया, यहां पर 1/v माइनस 1/u की जगह रखा -60, f की जगह रखा +30। सॉल्व करने पर हमें v कितना मिलेगा? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब अब आप लेंस से, ये रहा लेंस है ना, ये रहा लेंस हमारा। अब लेंस से आप किधर जाएंगे? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, इधर की तरफ जाऊंगा मैं, कहां तक? 60 सेंटीमीटर पे। ये देखिए, मैं लेंस से 60 सेंटीमीटर तक गया हूं। जब मैं लेंस से 60 सेंटीमीटर तक चला गया हूं, तो यहां पर मेरी बन चुकी है इमेज 1। क्या बन चुकी है? इमेज 1। और ये इमेज 1 इस मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होने वाली है। और मिरर में तो बड़ा ही सीधा सीधा एकदम हिसाब है, कोई लफड़ा नहीं है प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर बेस्ट है यार। प्लेन मिरर में क्या सीन है? प्लेन मिरर में जितनी डिस्टेंस पे इमेज रहेगी, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा, उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी।
क्लियर है? तो जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर पे, उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट साइड में आपको जाना है, हमारा क्या बन जाएगा उसका प्लेन मिरर का इमेज। तो इसका इमेज यहां बन गया I2, ये देखिए 20 सेंटीमीटर पे आपको मिल रहा है। अब यहां इंटरेस्टिंग बात है, यहां इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर इमेज वर्चुअल है, मतलब ये जो इमेज है अगर हमारा प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज जो है वो क्या बनेगी, रियल बनेगी। प्लेन मिरर के लिए बात को ध्यान से सुन लो, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज प्लेन मिरर की वर्चुअल बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, वर्चुअल है तो इमेज क्या बनेगी, रियल। तो यहां पर ये जो कॉन्वेक्स की इमेज है, प्लेन मिरर का जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे तो क्या दिख रहा है, वर्चुअल। क्यों दिख रहा है वर्चुअल, क्योंकि प्लेन मिरर के पीछे है, प्लेन मिरर के पीछे है तो ये क्या हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगी, रियल। रियल बनेगी मतलब इस लेंस, इस हमारे प्लेन मिरर के आगे बनेगी, आगे की तरफ बन गई यहाँ पे। तो यहां पर I2 जो हमें मिला है, आप सब लोग देख पा रहे होंगे, I2 क्या हो गया अभी हमारा, I2 इज द इमेज ऑफ प्लेन मिरर। लेकिन अभी भी रुकेगा नहीं क्योंकि ये यहां पे आ गया बीच में, है ना। अब इससे भी इंसिडेंट रे निकलेगी, अब वो इंसिडेंट रे निकलेगी तो कहीं ना कहीं तो गिरेगी, किसके ऊपर गिरेगी, इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। तो अब ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए किसकी तरह एक्ट करेगा ये I2, एज अ ऑब्जेक्ट। वाह जी वाह, अब ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए I2 किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। यहां पे आ जाइए, इससे निकलेगी इंसिडेंट रे। तो ये डायरेक्शन देखो, ये रही इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के अपोजिट। अब देखो सेकंड केस में देखो, इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं हम, क्योंकि पोल से मेजर करना था। तो नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आएगा हमारा, -20, 20 नहीं, ये 20 है और 40, 20 आएगा, बिल्कुल 20 सेंटीमीटर आया। उसके बाद में इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये देखिए ये इसका फॉर्मूला बना हुआ, ये फॉर्मूला कहां से आया, यहीं से आया है दोस्तों। इस फॉर्मूले में रखेंगे, v हमें कितना मिला, -60, -60 मिल गया। मतलब अभी क्या करना है, हमारी इंसिडेंट रे ये रही, इस इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना है कितना, 60 सेंटीमीटर। तो इसके हमें अपोजिट गया इधर, कहां तक गया, 60, ये 40 प्लस ये आ गया अगेन यहाँ पे 20, जहां पहले ये इमेज बैठी हुई थी वहीं पे आ जाएगी हमारे वापस से इमेज 3। एंड दिस टाइम दिस इमेज 3 इज बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज 3 इज बिहाइंड द मिरर। और ये जो इमेज होगी कहां बन रही, पहली बात तो ऑप्शन में देख लीजिए, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, और पीछे बन रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लैरिटी आ गई है? तो हमारे इस केस में हम लोगों ने क्या देख लिया है यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहां हमारी इमेज बन रही है। तो ये क्लैरिटी आ गई है कि 20 सेंटीमीटर बनने वाली है कहां पर, बिहाइंड दी मिरर, और फाइनल इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है। आप क्योंकि आपको देखना पड़ा होगा यहां से आके हमें इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ रहा है, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगी और 20 सेंटीमीटर जो है वो मिरर के पीछे बनेगी। तो आई होप वो क्वेश्चन प्रॉपरली क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा लेंस है माय डियर, बाइकॉन्वेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर ईच। मतलब यार बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब ऐसा लेंस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर, इसका भी कितना है, 20 सेंटीमीटर। कोई दर्द, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, मतलब आपका म्यू कितना है, 1.5 है। हमें क्या निकालना है, पावर ऑफ द लेंस निकालना है। पावर ऑफ द लेंस निकालना है, बिल्कुल सीधा जुगाड़, सिंपल जुगाड़। हमें पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू होता है 1/f, लेकिन f निकालना पड़ेगा ना 1/f। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/μ2 -1 ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2।
क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया है। ये फॉर्मूला हमारे पास रेडी है। 1 म्यू टू को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू टू बाय म्यू वन, और म्यू टू यहाँ पर कितना है, म्यू के इक्वल आ रहा है तो म्यू रख देंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला काम जो होने वाला है वो है R1 R2 को देखना है। R1 यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए ये वाला R1 जो है ये रहा हमारा, इस R1 को मैं प्लस का 20 लूंगा और इस R2 को मैं माइनस का 20 लूंगा। यही क्वेश्चन है कि ये प्लस 20 माइनस 20 क्यों लिया। अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं यार दोस्तों, ध्यान देंगे। ये देखो, ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है। आप मुझे बताइए ये कर्व है, इसका सेंटर किधर होगा बेटा, इसका इधर की तरफ, यहां पर C1। रेडियस कहां से, कोई भी डायमेंशन मेजर करना है कहां से करना है, पोल से। पोल से शुरू किया, सेंटर की तरफ भाग गए, ये आ गया आपका रेडियस। किसका है, ये फर्स्ट सरफेस का ना, तो R1। क्या ये R1 जो आपने मेजर किया है पोल टू सेंटर 1, इसकी डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के सेम, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के इक्वल है? यस, एग्जैक्टली सेम है। तो ये R1 क्या लेना है, पॉजिटिव। फिर सेकंड सरफेस का रेडियस किधर आएगा, इधर की तरफ, क्योंकि इसका कर्वेचर, ये कर्व है ऐसा, तो इसका सेंटर इधर आएगा, सेंटर C2। पोल से किधर गए, सेंटर C2 की तरफ गए, तो ये हमारे को क्या मिलेगा, रेडियस 2। अब ये रेडियस 2 और इंसिडेंट रे को देखो, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको क्या लेंगे, R2 को नेगेटिव में लेंगे। इसीलिए R1 आपने क्या लिया, पॉजिटिव का 20, R2 आपने क्या लिया, नेगेटिव का 20। फिर हमने क्या किया, 1/f, बिकॉज पावर इक्वल टू 1/f, 1/f इक्वल टू 1 म्यू टू। 1 म्यू टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 म्यू टू इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। म्यू टू यहाँ म्यू है, मतलब ये फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम क्या होगा, ये जो भी हमारा लेंस है, ग्लास है, उससे बना हुआ है, तो म्यू हो जाएगा, और म्यू वन जो है वो क्या हो गया, 1। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, याद रखना। तो म्यू माइनस 1 आ गया, तो म्यू की जगह पे हमने इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5, तो ये 3/2 मतलब 1.5, तो इसको मैंने क्या रख दिया है, इसको मैंने रख दिया है 1.5। -1, R1 की जगह मैंने रखा 20, सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि आपको फोकल लेंथ किस में चाहिए, मीटर में, है ना। 1 फोकल लेंथ वो मीटर में होगी, तभी वो आपको पावर किस में देगी, डायोप्टर में देगी, और ऑप्शन में आई थिंक डायोप्टर में ही है। तो सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करके रखा 0.2। यहाँ पे -20 को जब तुम यहाँ रखोगे, तो ये -20 को हमने उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 0.2, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1/0.2, और उसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा +5D। इतना आंसर आ रहा है +5D, ऑप्शन 2। क्लैरिटी आ गई, फॉर्मूला क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर हमने पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, और लेंस के अंदर लेंस मेकर इक्वेशन क्या बोलती है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे। इसको करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो रखने का, ठीक है। 2 मेथड हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन ने बोला है कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल है 60 डिग्री। तो यहाँ वाह जी वाह, तो हमने ये इंसिडेंट एंगल बना दिया यहाँ पर 60 डिग्री। फिर एयर से कहाँ आ रहे थे हम, एयर से आ रहे हैं मीडियम म्यू, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3 है, तो हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे स्नेल्स लॉ से, और अब आई थिंक अब आपको स्नेल्स लॉ क्लैरिटी आ चुकी होगी। क्या होगा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। μ1 एयर का 1 हो गया, sin I कितना है 60 डिग्री, इक्वल टू μ2 कितना है √3, और ये आ जाएगा sin R। यहाँ पे sin 60 का वैल्यू रखा √3/2, √3 से √3 कैंसिल हो गया, sin R का वैल्यू 1/2, R का वैल्यू मिल जाएगा आपको 30। अब ट्रिग्नोमेट्री से गेम खेल लो। अब यार आपको पता है कि माय डियर ये एंगल 60 है, ये एंगल कितना है यहाँ पे 30,
यहां से ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इससे क्या होगी, अभी रिफ्लेक्टेड रे भी निकालनी है, तो रिफ्लेक्टेड रे के अंदर तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पढ़ा है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, तो ये भी कितना है 60 डिग्री, तो ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, दोनों क्लैरिटी आ गई है। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो ये 60 है, ये 30 है, टोटल कितना हुआ 90, ये ओवरऑल एंगल कितना हुआ 180, 180 में से 90 को माइनस करो, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब वी कैन से दैट एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। ये तो हुआ मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 याद करो, ब्रिस्टर्स लॉ, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, जब एंगल क्या हो 90 डिग्री होता है, तब हम लोग वहां पर बोल देंगे tan IP इक्वल टू म्यू। यहां चेक कर लो, IP एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री था, तो tan 60 की वैल्यू कितनी आती है √3, क्या म्यू भी √3 है, यस, इसका मतलब ब्रिस्टर्स लॉ से सीधा ही बोल देना दोस्त कि रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, जब tan IP इक्वल टू कितना होगा म्यू। क्लियर, चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those medium are 1.5 into 10 to the power 8 and 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। क्रिटिकल एंगल ऑफ रे ऑफ लाइट हमें निकालना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, ये तुम यहां से म्यू पे कैसे आओगे, सिंपल सी बात होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू होता है C/V। क्लियर है, अगर मैं आपसे पूछूं 1 μ2 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर जी μ2 बाय μ1, एंड इनवर्स रिलेशन है, देखो वेलोसिटी ऑफ मीडियम का, वेलोसिटी ऑफ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम से इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V1/V2। एक ये हमने एक बेसिक फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे हमें यहाँ क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल निकालना है। दोस्तों क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, दैट इज साइन आते हैं, दैट इज क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, ये रहा हमारा फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल का, दैट इज साइन I इक्वल टू 1/r म्यू डी, और r म्यू डी को हम लोग लिख सकते हैं म्यू डी अपॉन म्यू आर। तो माय फ्रेंड पहली बात, क्रिटिकल एंगल आता कहां है, क्रिटिकल एंगल आता है TIR में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद करो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सरफेस है, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, ये नॉर्मल है, ये रही हमारी इंसिडेंट रे। और जब ये यहां से, ये देखिए इंसिडेंट रे जो है ये हिट करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे सरफेस पे, इंटरफेस पे जो है क्या हो जाए, उसी के पैरेलल हो जाए, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और जब हम इससे ज्यादा एंगल पे लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो यहां से रिफ्लेक्ट होके वो सेम मीडियम में वापस से आ जाएगी, इसी फिनोमिना को TIR बोला जाता है। इसीलिए साइन IC इक्वल टू हमेशा क्या होता है 1/r म्यू डी। R मतलब रेयरर मीडियम, म्यू मतलब क्या हो जाएगा हमारा, म्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डी मतलब हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो r म्यू डी को वी कैन राइट म्यू डी अपॉन म्यू आर। क्लियर है, तो यहां से आप फॉर्मूला देख लीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक का काम। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, यहां तक करने के बाद में आपने क्या किया, म्यू आर। अब यहां तक होने के बाद में मैंने आपको अभी बताया था, जैसे हम म्यू आर अपॉन म्यू डी लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी, इनवर्स रिलेशन है, वेलोसिटी ऑफ रेरर मीडियम, और इधर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कौन सा है इसके अंदर, वो भी आपको यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेरर मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम। अभी हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वेलोसिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो मीडियम क्या होगा, वो मीडियम क्या होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो मीडियम हमारा डेंसर होगा। तो इनमें से वेलोसिटी ज्यादा कौन सी है, 2 × 10⁸ तो वो मीडियम हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है
है ना। तो वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम यहाँ पर जो है हम सॉरी उल्टा बोल दिया है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो मीडियम होगा रेयरर मीडियम, जिसकी वेलोसिटी कम होगी, याद देना वेलोसिटी के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन इनवर्स है। वेलोसिटी ग्रेटर है तो म्यू शुड बी लेसर, रेयरर मीडियम। तो इसमें से ये देखो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेलोसिटी हाई है, तो डेंसर मीडियम की वेलोसिटी है, तो यहां डालो। और रेयरर मीडियम में क्या होगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर 8, कट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर डेंसर मीडियम होगा तो ट्रैफिक ज्यादा होगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो स्पीड स्लो होगी, स्पीड स्लो होगी। तो डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो, रेयरर मीडियम में स्पीड हाई। तो रेयरर मीडियम में आप जो म्यू वी आर लिखा वो किसका लिखा हमने, रेयरर मीडियम का, वी डी लिखा वो किसका लिखा, डेंसर मीडियम का। इसको सॉल्व करेंगे 3/4 आएगा। तो क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4, और 3/4 मतलब 0.75, ऑप्शन नंबर 1। क्लैरिटी आ गई है। साइन आईसी इक्वल टू हम लोगों ने क्या है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, साइन आईसी इक्वल टू 1/μ होता है, 1/μ, ठीक है। और इसको हम लोग चाहे तो ये भी बोल सकते हैं साइन आईसी इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी, ये लिख दिया हमने। उसके बाद में म्यू डी इज द डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू आर रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वेलोसिटी, जो मैंने पीछे वाली स्लाइड में आपको बताया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ नोन मटेरियल, a known focal length is given with the help of the spherometer। भाई ये क्या है स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर भाई एक सेटअप, एक डिवाइस है जो क्या मेजर करने के लिए यूज होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीधा याद रखने का, क्या मेजर करने के लिए यूज होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो गया जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। वाह 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 वाह, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, किस में होती है, नेगेटिव में। अब यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज निकालनी है। सिंपल मिरर इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये रही आपकी का मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको देखना है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, अभी आप मिरर से जब देखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा क्या आने वाली है, नेगेटिव ही आएगी। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा -1.5f। फोकल लेंथ भी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, -f लेना पड़ेगा, क्यों है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और आपको सीधा जो है वो v मिल जाएगा। सिंपल याद रखना है, मिरर फॉर्मूला यूज करना है, डेट्स इट, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। कॉनकेव मिरर था, फोकल लेंथ को डाल दिया नेगेटिव, और उसके बाद में u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही आने वाली है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रखा -1.5। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, सिमिलर क्वेश्चन, वापस से वही बात आ गई। क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोगों को क्रिटिकल एंगल से हम लोग क्या निकाल देंगे, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है तो हमारे पास फॉर्मूला था साइन आई सी इक्वल टू 1/μ। तो यहां पर आप इसको उठा के रख दीजिए, 45 को यहां पुट करा, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू आ गया √2। अब जैसे ही तुम्हें म्यू का वैल्यू मिल गया, तुम्हारे को क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो तुम्हें पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, c/v। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जो कितना होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये रख दिया हमने। और म्यू कितना है तुम्हारा √2, तो यहां से तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, दैट v इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन √2, ऑप्शन नंबर 2। सिंपल, एक ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सिमिलर क्वेश्चन। देखिए, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 10 डायोप्टर, रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो माय डियर, पावर इक्वल टू 1/f,
देन पावर इक्वल टू 1/f को हम लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 माइनस 1/r2। क्लियर? R1 को लिखना है कितना, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसमें आप लिखेंगे प्लस में आएगा R1, मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था 0.1 मीटर। R2 को किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, दैट इज 0.1 मीटर। इन सारी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और हमें इसमें क्या मिल जाएगा, पावर दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये दो फॉर्मूले का यूज करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, अगर कोई भूल गया हो तो पहले वाले क्वेश्चन में जाओ, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कैसे ये R1 पॉजिटिव है, कैसे ये R2 नेगेटिव है, और इसमें अप्लाई करो, आंसर आ जाएंगे। बेटा सारे PYQ देखिए रिपीट होते जा रहे हैं, PYQ रिपीट होते जा रहे हैं, सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। अरे इस इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I ऑन वन सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म। अब यहाँ पे स्मॉल एंगल बोला है, मतलब आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, खत्म बात। देन इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। ओ हो, मतलब प्रिज्म पे हिट कर रहा है, हिट करने के बाद में जो है इट इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट फेस, मतलब अपोजिट फेस से परपेंडिकुलरली निकलेगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो माय फ्रेंड ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम को, इस डायग्राम को आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये डायग्राम पे जब हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ से इंसिडेंट रे हिट कर रही है, हिट करने के बाद इस अपोजिट फेस से नॉर्मली निकल गई है, परपेंडिकुलरली गई है। ये तुम्हारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तुम्हारा फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। क्लियर है? अब तुम्हारा फॉर्मूला लगा दो, स्नेल्स लॉ से चले जाओ तुम, यहाँ पे सिंपल सी बात है, स्नेल्स लॉ तुमने यहाँ यूज किया। स्नेल्स लॉ तुम्हारा क्या था, यहाँ पे सिंपल सा स्नेल्स लॉ यूज किया तुमने, म्यू1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन R1। तो म्यू1 कितना है, एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 लिया, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू ग्लास का हो गया म्यू2 इंटू साइन R1। और यहां से देखिए बड़े ध्यान से, यहां से ये एक रिलेशन हमें मिला है, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज और पता है, A इक्वल टू R1 प्लस R2। और तुझे एक चीज पता चल चुका है, एक चीज पता चल चुका है कि यहाँ R1 जो है वो क्या होगा, R2 जो है वो 0 होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, देख रहे हो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन जो है उसमें हमने देखा था कि वहां नॉर्मली इंसिडेंट हुई थी, यहाँ नॉर्मली इमर्ज हो रही है। तो जब वो इमर्ज नॉर्मली होगी तो नॉर्मल के साथ में ये एंगल कितना बनाएगी, ये जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे एंगल कितना बनाएगी, 0। तो R2 हमारा 0 हो गया। तो R2 जैसे ही 0 है तो A इक्वल टू क्या हो गया, R1। तो हमने R1 की जगह पे रख दिया है A। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया है, साइन I इक्वल टू म्यू साइन A। और जैसा कि हमने बोला है कि एंगल काफी स्मॉल है, तो साइन A को हम क्या लिख सकते हैं, A, और साइन I को क्या लिख सकते हैं, I। तो I इक्वल टू म्यू A, I इक्वल टू म्यू A। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, टेलीस्कोप में भी सेम पैटर्न रिपीट हो गया, सेम पैटर्न रिपीट हो गया। जिन बच्चों को रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला पता है तो वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर। क्या होता है, 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर, 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर। यहां पर हमारे पास वेवलेंथ दिया हुआ है, यहां पर हमें हुज ऑब्जेक्ट हैज डायमीटर 2 मीटर, तो ये हमारा क्या है, अपर्चर, अपर्चर है। क्लियर है? और आप लोगों को रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला याद होगा, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला हमने देखा था A अपॉन 1.22 लैम्बडा। तो जो बच्चा PYQ करके भी गया होगा ना, तो उस बच्चे के मैक्सिमम रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन तो बच गया, क्योंकि सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। देखिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा 1.22 लैम्बडा अपॉन A। A क्या हो गया तुम्हारा, वो इफेक्टिव डायमीटर, यहाँ चिपका दीजिए। लैम्बडा तुम्हारा क्या हो गया, वेवलेंथ, इसको यहाँ रख दीजिए। नैनोमीटर में है भैया, मीटर में कन्वर्ट कर देना, इतना तो कर देगा यार, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना। तो 600 इंटू 10 टू दी पावर ये क्या हो गया, -9 मीटर। क्लियर है? तो दिस बिकम, ये कितना होगा, 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर। ठीक है, और ये 2 मीटर में रख दिया, ये तो
इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया तो 3.66 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन, ये आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अच्छा चलिए दोस्तों, यहां तक रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब वो एक आध क्वेश्चन जो वेव ऑप्टिक्स के भी आए हैं नीट के पेपर 2022, 2021 एंड 2020 के अंदर, तो वो क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूसेस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, सेंट्रल मैक्सिमा, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी। एकदम घटिया क्वेश्चन पूछा था भैया। सब बच्चों को पता है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है कहां पर मैक्सिमम होती है? सेंट्रल मैक्सिमा पे। और जब हम इंटेंसिटी, अब जो भी दो सोर्सेस से लाइट आ रही, कोहेरेंट सोर्सेस से जो लाइट आ रही है ना, और वो सुपर इम्पोज करके जो इंटेंसिटी मैक्सिमा जब बनाती है तो उनके बीच का फेज डिफरेंस होना चाहिए 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और इंटेंसिटी सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हमने पढ़ा है ना, कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi, ये cos phi, और cos phi इज योर फेज डिफरेंस। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो cos phi ये मैक्सिमम कब होगी? जब cos phi की वैल्यू क्या हो? 1 हो। और cos phi की वैल्यू 1 कब होगी? जब ये phi कितना हो? फेज डिफरेंस कितना हो? 0 हो। ऑप्शन 1। क्लैरिटी है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपने अगर ओवरसीज वाला पेपर दिखा हो, री एग्जामिनेशन वाला पेपर दिखा हो, दोनों पेपर में फ्रिंज विड्थ पे क्वेश्चन आया था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रिंज विड्थ वाला। तो फ्रिंज विड्थ क्या पूछा है यहाँ पे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ, सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ, मतलब आपका नया d जो है वो पहले पुराने वाले से d/2 हो गया है। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेस इज डबल, मतलब अब आपका नया कैपिटल D जो है वो कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ d हो गया है। क्या पता है ना, कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड दी हमारे वो स्लिट्स, उनके बीच का डिस्टेंस था। क्लियर है? और दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस इज स्मॉल d। तो हमें फ्रिंज विड्थ बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला सब लोगों को याद होना चाहिए, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्बडा इज द वेवलेंथ। और यहाँ उसने दूर दूर तक लाइट तो चेंज ही नहीं हो रही, तो उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होने वाली, वेवलेंथ सेम रहेगा। नया जो हमें फ्रिंज विड्थ मिलेगा वो क्या लिखा हमने? बी डैश इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी डैश अपॉन स्मॉल डी डैश। हमने ऑलरेडी बोल दिया है डी डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी है, स्मॉल डी डैश इक्वल टू d/2 है। ये यहाँ से गिवन डाटा से हमें मिला है। बस आपको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। जब आप इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे डी डैश की जगह पे ट्वाइस ऑफ डी, स्मॉल डी डैश की जगह पे d/2, तो आपको मिलेगा बी डैश इक्वल टू 4 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? ओल्ड वन फ्रिंज विड्थ, जिसको बीटा से डिनोट किया है। तो नाउ वी कैन से दैट फ्रिंज विड्थ बिकम 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड वन फ्रिंज विड्थ। क्लियर हो गया है? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होंगे। तो रे ऑप्टिक्स पे जितने भी पीवाईक्यूज आए वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो लास्ट मोमेंट मेरे हिसाब से पीवाईक्यू से बेस्ड और कोई भी प्रिपरेशन होगी नहीं। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, नोट्स बनाए, जो जो फॉर्मूले आए हैं देखिए। टेलीस्कोप वाला जो है ना, रिजॉल्विंग पावर वाला, वो 2-3 बार पूछ लिया गया है, तो वो फॉर्मूला याद रखे। लेंस हमारे मेकर इक्वेशन हो गया है, मिरर फॉर्मूला हो गया है, ये सारे इक्वेशन याद करें। और वेव ऑप्टिक्स में से फ्रिंज विड्थ वाला याद करें। क्लियर है? तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।